Hello students, very good morning and very warm welcome in our online classes at Shri Ram College, 17 RB, रायसिंह नगर। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर एक बहुत ही फेमस पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जिसको कि जॉन डन ने कंपोज किया था। ओके, बहुत ही एमिनेंट पोइम है, बहुत ही फेमस पोइम है, वन ऑफ द बेस्ट पोइम्स ऑफ जॉन डन एवर कंपोज्ड। जॉन डन के द्वारा लिखी गई जितनी भी बेस्ट पोइम्स हैं उनमें से एक है ये पोइम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए जानना जरूरी है कि जॉन डन कौन थे, जॉन डन का लिटरेरी कंट्रीब्यूशन क्या था, इनका बायोग्राफिकल जो इंट्रोडक्शन है स्टूडेंट्स उसको मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। हमारा जो कॉलेज का चैनल है दीप अमन एजुकेशन नाम से चैनल है, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे आप विजिट कीजिए और वहाँ से आप उस वीडियो को देखिए जिसमें हमने जॉन डन का एक लिटरेरी जो उनका बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन किया था, तो वहाँ से आप उनके बारे में जान सकते हैं। आप चैनल विजिट कीजिए दीप अमन एजुकेशन, उस चैनल पे आप जाइए और वहाँ पे आपके लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। ओके, जिसमें हमने जो उनकी पोइम थी द सन राइजिंग नाम से पोइम है, उसी का पार्ट फर्स्ट है जिसमें मैंने जॉन डन का बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन आपके लिए पूरा करवा रखा है, तो वहाँ से आप जाके नोट डाउन करें। फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको जॉन डन के बारे में। देखिए बेसिकली जॉन डन है वो एलिजाबेथन एरा के पोइट थे, एलिजाबेथन एरा। ओके, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो शेक्सपियर की एज थी, शेक्सपियर वाज आल्सो एन एलिजाबेथन, वो भी एलिजाबेथन एज के थे। ओके, तो उसी एज के हैं हमारे जॉन डन। बेसिकली जॉन डन एक पॉइट थे, एक प्रीचर थे, एक लॉयर भी थे। ओके, तो इनका प्रोफेशन एक लॉयर का भी था। तो स्टूडेंट्स वहाँ से जाके आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, इनका बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन। बेसिकली ये हमारे इंग्लिश के अंदर मेटाफिजिकल पॉइंट के रूप में फेमस हैं। ओके, जॉन डन इज फेमस इन द फॉर्म ऑफ मेटाफिजिकल पॉइंट। आप ये वहाँ पे सारी चीज़ें आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। मेटाफिजिकल कौन होते हैं, देखिए बेसिकली मेटाफिजिकल जो पॉइंट्स होते हैं ये बहुत ही एक्सेस लर्नर्स होते हैं, बहुत बड़े विद्वान होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, और इनका ये होता है कि ये अपने नॉलेज को शो ऑफ करना चाहते हैं, ऐसा सैमुअल जॉनसन का मानना है। सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि मेटाफिजिकल पॉइंट्स आर मैन ऑफ ग्रेट लर्निंग एंड टू प्रेज देयर नॉलेज इज देयर वोल एंडेवर। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो मेटाफिजिकल पॉइंट्स हैं वो बहुत ही बड़े विद्वान होते हैं, ग्रेट लर्नर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, और वो डेलिबरेटली अपनी नॉलेज का शो ऑफ करना चाहते हैं, लोगों के सामने अपनी नॉलेज को वो दिखाना चाहते हैं। दैट इज वाई सैमुअल जॉनसन ने जॉन डन को मेटाफिजिकल पॉइंट बोला था। सैमुअल जॉनसन was the first man to called John Donne a metaphysical poet in 1681। ओके, तो इन्होंने 1681 के अंदर सैमुअल जॉनसन ने जॉन डन को क्या बोला था, मेटाफिजिकल बोला था। और बेसिकली अगर मैं मेटाफिजिकल वर्ड की बात करूं, मेटाफिजिकल वर्ड वाज कॉइन्ड बाय ड्रमिंड। ड्रमिंड नाम का एक आप स्कॉलर था जिसने मेटाफिजिकल टर्म को, मेटाफिजिकल वर्ड को कॉइन किया था। और हमारे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर क्या था, जॉन ड्राइडन वाज द फर्स्ट पोएट टू यूज मेटाफिजिकल वर्ड इन इंग्लिश लिटरेचर। हमारे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ही वाज द फर्स्ट टू यूज मेटाफिजिकल वर्ड। जॉन ड्राइडन ने इस वर्ड का यूज़ किया और फिर लेटर ऑन जॉन डन ने इसको आगे और इन्हेंस किया। ओके, मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है, बेसिकली 17th सेंचुरी के अंदर जो फ्लरिश हुई है ये मोस्टली जो 17th सेंचुरी के पोइट्स हैं या जो हमारे राइटर्स हैं उन्होंने इसका यूज़ किया। और मेटाफिजिकल पोइट्री में क्या होता है, अनयूजुअल सब्जेक्ट्स पे लिखा जाता है स्टूडेंट्स। मेटाफिजिकल पोइट्री में क्या होता है, जहाँ पे एक कॉमन इंसान की सोचने की जो पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है। ओके, वेयर आवर ऑर्डिनरी पीपल्स थिंकिंग टैंक यू नो कम टू द एंड। जब हमारी सोचने की शक्ति हम ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स की ख़त्म होती है तो वहाँ से तो मेटाफिजिकल पॉइंट सोचना स्टार्ट करते हैं।
ओके इनकी पोइट्री में आपको क्या मिलेगा, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा विट मिलेगा, कंसीट का यूज़ करते हैं। ये कंसीट क्या है, एक लिटरेरी डिवाइस होती है जिसके अंदर ये ज़्यादातर जो डिसिमिलर थिंग्स होती हैं उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं। ओके बहुत ज़्यादा हाइपरबोल इसमें यूज़ किया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सब्जेक्ट बड़ा इनका अनयूजुअल होगा। जैसे कि हमारी आज की पोइम का सब्जेक्ट क्या है, बहुत ही अनयूजुअल सब्जेक्ट है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ और गिरते हुए या टूटते हुए तारे को पकड़ लो। अब ऐसा लग रहा है कि पॉइट शायद जो हम रीडर्स हैं ओके उनके लिए कह रहा है कि जाओ और टूटते हुए तारे को पकड़ लो। स्टूडेंट्स आप सभी ने आसमान के अंदर, स्काई के अंदर नाइट में बहुत बार देखा होगा, अक्सर तारे को टूटता हुआ, फॉलिंग स्टार आपने बहुत बार देखा होगा। और ऐसा एक हमारा मानना है कि अगर टूटते हुए जो तारे को, स्टार को देखकर कोई विश मांगे अपने तो वो पूरी हो जाती है। ऐसा शायद सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है लोगों के बीच में, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जॉन डन ऐसा कह रहा है कि तुम जाओ और गिरते हुए तारे को पकड़ो, टूटते हुए तारे को पकड़ लो। ये हमारी पोइम का टाइटल है। अब ये टाइटल क्यों रखा ये अपने आगे बात करते हैं। ओके तो उससे पहले मैं शॉर्ट में फिनिश करूंगा कि जॉन डन क्या थे। जॉन डन एक एलिजाबेथन पॉइट हैं जिनका बर्थ कब होता है 22 जनवरी 1572 के अंदर, और उनकी डेथ होती है 30 मार्च 1631 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। बेसिकली एन इंग्लिश मेटाफिजिकल पॉइट हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बेसिकली एन इंग्लिश मेटाफिजिकल पॉइट है, नोन फॉर हिज सोनेट्स, लव पोइम्स, रिलीजियस पोइम्स, एलिजीज, सॉन्ग्स एंड स्टायर्स, सर्मन्स। ज़्यादातर इनके जो वर्क्स हैं वो कौन से होते हैं, सोनेट्स होती हैं, लव पोइम्स होती हैं, रिलीजियस पोइम्स होती हैं, एलिजीज होती हैं, सॉन्ग्स एंड स्टायर्स, सर्मन्स होते हैं इनके। ठीक है, आपको मैंने पहले भी कहा था कि ये बहुत ही अनयूजुअल सब्जेक्ट्स पे लिखते हैं, मेटाफिजिकल पॉइंट्स होते हैं। और ज़्यादातर मेटाफिजिकल पॉइंट्स की जो थीम होती है वो क्या होती है, लव होता है, रिलीजन होता है। ओके फेमस वर्क्स की अगर बात करूं, डेथ बी नॉट प्राउड, वेलडिक्शन, अ फॉरबिडन, मॉर्निंग, द फ्ली, द गुड मॉरो, ये कुछ इनके फेमस वर्क्स हैं स्टूडेंट्स। ओके तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारी आज की पोइम की तरफ, जिस पोइम का नाम है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। अगर मैं स्टूडेंट्स इस पोइम की बात करूं तो इस पोइम का जो टाइटल है, पहले वो गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार नहीं था। ओके पहले इस पोइम का टाइटल एक सॉन्ग करके था, सॉन्ग नाम से, जो जॉन डन ने खुद नहीं दिया था। बाद में उन्होंने हटा लिया इसको, और बाद में जितने भी जो पब्लिशर्स हैं उन्होंने फिर इसको अनऑफिशियल टाइटल दे दिया। अब अनऑफिशियल टाइटल कौन से होते हैं कि जब किसी पोइम का कोई टाइटल नहीं मिलता है तो उसकी फर्स्ट लाइन को ही उसका टाइटल बना दिया जाता है। तो ऐसा ही हुआ, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इस पोइम का अनऑफिशियल टाइटल है, और ये जॉन डन की डेथ के बाद पब्लिश होती है। जैसा कि आप देखा आपने कि अभी मैंने बताया आपको कि इनकी जो डेथ होती है वो 31 मार्च 1631 में होती है। 1631 में इनकी डेथ होती है, और 1633 में क्या था 33 के अंदर इस पोइम को पब्लिश किया गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं इस पोइम को पब्लिश कब किया गया, 1633 के अंदर। अब इस पोइम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इट इज़ अ 27 लाइन पोइम। इस पोइम के अंदर 27 लाइनें हैं, डिवाइडेड इनटू 3 9 लाइन स्टैंजाज। इसके अंदर 9 लाइनों के आपको 3 स्टैंजा मिलेंगे। अगर अपने राइमिंग स्कीम की बात करें, हर एक स्टैंजा की जो राइम स्कीम है वो क्या है, ए बी सी सी डी डी डी, ये इसकी राइम स्कीम है। राइम स्कीम स्टूडेंट्स आप जानते हैं ना कि जब अपने जो भी एक लाइन होती है उसका जो लास्ट वाला साउंड होता है, अगर वो नेक्स्ट लाइन से मैच करता है तो वहाँ पे राइम बनती है ना। ओके तो इसके बारे में स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि राइम क्या होती है। अगर अपने इस पोइम की थीम की बात करें तो इस पोइम की थीम बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम है, विमेंस इनफिडिलिटी, या जिसको अपने कह सकते हैं विमेंस इनकॉन्स्टेंसी, यानी कि औरतों की बेवफाई। अब आप कहोगे कि बड़े एक अनयूजुअल सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स कि इसके अंदर क्या होता है। बेसिकली दो एक ग्रुप्स हैं जिसको अपने पेट्रार्कन पॉइंट्स कहते हैं, और एक तरफ कौन होते हैं, मेटाफिजिकल्स होते हैं। यानी कि एक तरफ पेट्रार्कन्स हैं, एक तरफ मेटाफिजिकल्स हैं। तो पेट्रार्कन्स जब भी औरत पर लिखेंगे, एक विमेन पर लिखेंगे, तो वो हमेशा कहेंगे कि औरत देवी होती है, औरत महान है, उसकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन वहीं जब मेटाफिजिकल पॉइंट एक विमेन पर लिखेगा तो वो हमेशा क्या करेगा, औरत को क्रिटिसाइज करेगा उसकी इनफिडिलिटी के लिए, मतलब उसकी बेवफाई के लिए।
मेटाफिजिकल पॉइंट हमेशा कहता है कि औरत विश्वास के लायक ही नहीं है, औरत पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि औरतें ज़्यादातर क्या होती है, बेवफा होती है। ओके, तो मेटाफिजिकल्स कभी भी क्या नहीं करते, ये विमेन काइंड को सपोर्ट नहीं करते, ये हमेशा विमेन काइंड के खिलाफ चलते हैं। और जॉन डन स्पेशली जब ये इंग्लैंड में रहे थे तो वहां पर इन्होंने औरतों का जो व्यवहार देखा, उनको जो जज किया इन्होंने, ओके, जॉन डन ने, तो उससे इन्होंने इंस्पायर होकर इस पोइम को लिखा था। तो उस टाइम में जो इन्होंने औरतों को, विमेन्स को जज किया, तो इनके हिसाब से औरत कभी भी वफादार नहीं हो सकती। विमेन कैन नेवर बी फिडल, ओके, फिडल नहीं हो सकती कभी भी, है उसके अंदर फिडलिटी नहीं हो सकती, उसके अंदर आप कहें कि वफादार नहीं हो सकती, वो लॉयल नहीं हो सकती। अब मैं अगर इस पोइम की फॉर्म की बात करूं, देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारी जो पोइट्री होती है हमारी, उनकी फॉर्म्स होती है, जैसे कि सोनेट है या आइलिजी है या लिरिक है या बैलेड है। तो इस पोइम की अगर बात करूं तो इट इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अब आप कहेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी पोइम होती है जिसके अंदर आपको एक ही स्पीकर दिखेगा और ऐसा लगता है कि वो किसी से बात कर रहा है। आपको क्लियरली ऐसा दिखेगा कि वो किसी से बात कर रहा है, कि दूसरा पर्सन उस समय उसके साथ में प्रेजेंट है, लेकिन वो बीच में कभी भी आंसर नहीं देता। तो ऐसा ही इस पोइम के अंदर होएगा। अपने को लगता है ऐसा कि जॉन डन किसी से बात कर रहा है, कोई ना कोई तो वहां पे साइलेंट लिसनर है। ओके, ड्रामेटिक मोनोलॉग कंटेन्स अ स्पीकर एंड अ साइलेंट लिसनर। तो अपने को ऐसा लगता है ड्रामेटिक मोनोलॉग बेसिकली जो हमारे एल्फ्रेड और टेनिसन है उनके द्वारा फेमस की गई पोइट्री है ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो बेसिकली ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसको 1633 के अंदर पब्लिश करवाया गया इनकी डेथ के बाद में। 27 लाइन्स की पोइम है, 3 स्टैंजास इसके अंदर, 9 लाइनों के राइम स्कीम आप देख रहे हैं। और इस पोइम का जो थीम है वो क्या है, वुमेन्स इनफिडेलिटी, औरतों की बेवफाई। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरीके से एक फॉलिंग स्टार होता है। ओके, तो अब देखिए इस पोइम को लिखने के पीछे जॉन डन का इंस्पिरेशन आपको मैंने बता दिया कि जब वो इंग्लैंड रह रहे थे तो उन्होंने वहाँ पे औरतों को जज किया, उनके व्यवहार को देखा, तो वहाँ से उनको पता चला कि औरतें कभी भी विश्वास के लायक नहीं होती। और इस पोइम के अंदर यही कह रहा है अपने को। अब बड़ी एक इंटरेस्टिंग पोइम है, बड़े अनयूजुअल सब्जेक्ट पर लिखी गई है। अब देखिए बेसिकली मैंने आपको पहले बता दिया था कि जॉन डन एक लॉयर थे। तो जिस तरीके से एक लॉयर क्या करता है, बहुत सारी दलीलें देता है, बहुत सारे लॉजिक्स देता है, बहुत सारे तर्क देता है अपनी बात को साबित करने के लिए। तो इस पोइम में स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम, आपको बहुत मजा आने वाला है इस पोइम के अंदर। आपको लगेगा कि जॉन डन हमें बार बार कोई तर्क दे रहा है, बार बार हमें लॉजिक दे रहा है, दलील दे रहा है कि तुम मेरी बात को मानो, जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है। ओके, तो इसके अंदर वो हमें कुछ इम्पॉसिबल टास्क देता है। क्या देता है? इम्पॉसिबल टास्क। वो हमें चैलेंज करता है, कहता है कि अगर तुम में से कोई ऐसा कहता है कि औरत वफादार होती है, पहली बात तो ये कहता है कि इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू फाइंड अ वुमेन वो इज बोथ लॉयल एंड ब्यूटीफुल। वो कहता है कि इस संसार के अंदर उस औरत को ढूंढना इम्पॉसिबल है जो सुंदर भी हो और लॉयल भी हो। अगर वो लॉयल है तो वो सुंदर नहीं होगी, अगर वो सुंदर है तो वो लॉयल नहीं होगी। मतलब दोनों क्वालिटीज इकट्ठी नहीं मिलेंगी आपको किसी वुमेन के अंदर। और वो हमें चैलेंज करता है, कहता है कि तुम अगर ये सोचते हो ना कि मैं गलत कह रहा हूं, तो चलो मैं तुम्हें कुछ टास्क देता हूं, अगर तुम वो कर दो तो मैं ये सोच सकता हूं कि तुम एक औरत को ढूंढ सकते हो जो ब्यूटीफुल भी है और लॉयल भी है। तो ऑल इन ऑल 7 इम्पॉसिबल टास्क हमें वो देगा, 7 ऐसे हमें इम्पॉसिबल चीजें देगा जो नहीं हो सकती। पहली तो पोइम के टाइटल के अंदर ही है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ और टूटते हुए तारे को पकड़ो। कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि अगर तुम जाकर टूटते हुए तारे को पकड़ सकते हो तो मैं सोच सकता हूं कि तुम उस औरत को ढूंढ सकते हो वो इज बोथ लॉयल एंड ब्यूटीफुल। ओके, फिर आगे वो अपने को कहेगा कि जलपरी के संगीत को सुनना। वो अपने पोइम में आगे बढ़ते हैं, सस्पेंस रखते हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है। पोइम में पहले बता चुका हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है। और देखिए उस समय जॉन डन ने जो इंग्लैंड के अंदर जो यंग लैड्स थे, जो युवा लड़के हैं, यंग मैंस के लिए लिखी थी इस पोइम को कि यंग मैंस औरतों के बारे में, लड़कियों के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि बेसिकली जो यंग लैड्स होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, उनका ऐसा मानना है कि एक जो लड़की होती है वो उनसे प्यार का नाटक करती है, उनसे मतलब लव का वो एक नाटक करती है, और वो एक सच्ची दोस्त नहीं हो सकती। अगर वो बनेगी तो वो उनको चीट करेगी, मतलब वो 2-3 फ्रेंड्स बना के रखेगी या ज़्यादा फ्रेंड्स बना के रखेगी। ओके, तो आप मॉडर्न एज में तो ऐसा देख ही रहे हैं। तो ये उस समय भी बहुत फेमस थी यंगस्टर्स के लिए और आज भी उतनी ही फेमस है, स्पेशली फॉर बॉयज़।
उतनी ही फेमस है ये, कि बॉयज़ लड़कियों के बारे में क्या सोचते हैं कि यार उसने मेरे को चीट कर दिया, उस लड़की ने मेरे को चीट कर दिया। ओके, तो जॉन डन ने उस समय उन लड़कों की फीलिंग्स को देखा और उन्होंने उस समय ये देखा कि लड़कियां वास्तव में ऐसी होती हैं कि वो 4-5 फ्रेंड्स बना के रखती हैं और वो कभी भी लॉयल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो ब्यूटीफुल है तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, वो किसी के प्रति लॉयल नहीं हो सकती, और अगर वो लॉयल है तो वो ब्यूटीफुल नहीं होगी। दोनों क्वालिटीज़ मिलेंगी तभी वो मानता है कि वो औरत क्या है, अच्छी है। तो स्टूडेंट्स, आपको काफ़ी कुछ तो क्लियर हो गया होगा कि अपने इस पोइम में क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते अपनी पोइम को स्टार्ट करते हैं। हियर इज़ द फर्स्ट स्टैंजा फॉर यू स्टूडेंट्स of the very famous poem Go and Catch a Falling Star by our famous metaphysical poet John Donne. Okay, let's start from the very first line. Go and catch a falling star. जाओ और टूटते हुए तारे को पकड़ लो। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि इम्पॉसिबल टास्क हमें दे रहा है, कह रहा है अगर तुम मुझे चैलेंज करते हो ना कि हाँ मैं ऐसी औरत को ढूंढ लूंगा। अब यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा है वो किसी से बात कर रहा है, लेकिन वो आगे वाला बंदा इसमें आंसर नहीं दे रहा है। आंसर नहीं दे रहा है, इट मीन्स क्या है, वो साइलेंट लिसनर है। और जिस पॉइंट के अंदर एक स्पीकर और एक साइलेंट लिसनर होता है, तो वो कौन सी होती है पॉइम, उसका फॉर्म क्या होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है। दैट इज व्हाई इट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ और टूटते हुए तारे को पकड़ो। ओके, गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट, और कह रहा है कि क्या तुम एक मैंड्रिक, जो मैंड्रिक एक प्रकार का स्टूडेंट्स प्लांट होता है। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंड्रिक एक प्लांट होता है और उसकी जो रूट्स होती हैं, उसके जो जड़ें होती हैं, वो ह्यूमन फॉर्म की होती हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वो ह्यूमन फॉर्म के अंदर होती है, जैसे ह्यूमन बॉडी की तरह। आप देख रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की तरह ही लग रही हैं। ओके, लेकिन कहता है कि क्या तुम उस मैंड्रिक रूट से, जो दिखने में इंसान जैसी लगती है, क्या उसमें से किसी बच्चे को पैदा कर सकते हो? ये भी एक इम्पॉसिबल चीज़ है। रूट भले ही दिखने में ह्यूमन फॉर्म जैसी लगती है, लेकिन उसमें से बच्चा पैदा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है। यहाँ भी इम्पॉसिबल बात है। पहला टास्क भी क्या था, इम्पॉसिबल था। दूसरा टास्क भी क्या दे दिया, इम्पॉसिबल दे दिया। पहले में कह रहा है जाओ और गिरते हुए तारे को पकड़ लो, फिर कहता है जाओ और एक मैंड्रिक के रूट से बच्चा पैदा करके दिखा दो। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, कहता मुझे बताओ कि जो पास्ट ईयर्स हैं, मतलब जो बीता हुआ कल है, जो बीते हुए साल हैं, वो कहाँ चले गए हैं, मतलब वो कहाँ गायब हो गए हैं, कहाँ छिप गए जाके, वो बता दो। अब ये भी बताना इम्पॉसिबल है। फिर कहता है और वो क्लेफ्ट द डेविल्स फुट। अब देखिए क्लेफ्ट का मीन क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी चीज को दो भागों में बांट देना, क्लेफ्ट कर देना। और डेविल जो कि शैतान होता है। अब शैतान के बारे में कहा जाता है कि उसके पैर है ना, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, कि उसके जो पैर है ना, उसके पैर, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके पैरों को, तो ऐसा लग रहा है कि इसके पैर को बीच में से दो भागों में किसी ने बांट दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना इसके पैर को। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पॉइंट ये कहना चाहता है कि चलो तुम मुझे ये बता दो कि शैतान के उस पैर को दो भागों में किसने बांट दिया, किसने उसके फुट को क्लेफ्ट कर दिया। अब ये उसने हमें एक प्रकार से चौथा इम्पॉसिबल टास्क दे दिया। फिर कहता है टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग। ओके, अब यहाँ पे देखिए वर्ड आ रहा है मरमेड। तो स्टूडेंट्स मरमेड क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मरमेड होती है जलपरी। जलपरी कुछ ऐसी होती थी कि जिसका जो अपर पोर्शन वो तो एक लड़की का होता था, ओके होता है सॉरी, और जो उसका लोअर पोर्शन है वो एक फिश लाइक फॉर्म होती है, तो उसको अपने मरमेड जलपरी कहते हैं जिसको अपने। तो कह रहा है कि तुम मुझे सिखाओ कि मैं जलपरी के गाने को, उसके सिंगिंग को कैसे सुनूं। देखिए ये इमेजिनरी कैरेक्टर्स है सारे ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर। ओके, तो कह रहा है तुम मुझे ये बात सिखा दो कि मैं उसके गाने को, उसकी सिंगिंग को कैसे सुनूं। तो ये भी इम्पॉसिबल टास्क है। फिर कहता है और टू कीप ऑफ, फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग। देखिए एनवी का मीन क्या होता है, जेलसी, और स्टिंगिंग का मीन, स्टिंग मैंने डंक होता है वैसे, ईर्ष्या, जेलसी का डंक। और कह रहा है तुम मुझे बताओ कि मैं जेलसी के उस डंक से कैसे दूर रहूं, मतलब मैं किसी से भी ईर्ष्या ना करूं,
तो मैं बताऊँ उस अपने अंदर जो पैदा होने वाली ईर्ष्या है, जेलसी है, मैं उससे कैसे बचूं, उससे कैसे दूर रहूं। अब देखिए एक स्पेशल और इसके अंदर आप क्वालिटी देख रहे हैं कि जॉन डन ने जो 9 लाइन स्टैंजा है इसके अंदर इसके जो 7th और 8th लाइन है स्टूडेंट्स, इसको उसने चोप्ड बना दिया। चोप्ड लाइंस बोलते हैं इनको। देखा दोनों ही लाइंस में सिर्फ दो ही वर्ड इसने यूज किए हैं। तो आप ये कह सकते हैं आउट ऑफ 9 लाइंस 7th एंड 8th लाइंस आर चोप्ड लाइंस, मतलब चोप्ड कटी हुई लाइनें हैं ये दो। यहां पे कह रहा है एंड फाइंड और ढूंढो व्हाट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड। कहता है ढूंढो उस हवा को, जो हवा क्या करती है, एक इंसान को, एक ईमानदार इंसान को, ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार इंसान को किस प्रकार से आगे बढ़ने में हेल्प करती है। ओके, तो ये स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टैंजा के अंदर उन्होंने हमें 7 इम्पॉसिबल टास्क दिए हैं। कहता अगर तुम ये कर सकते हो तो फिर हो सकता है कि तुम एक वुमेन को ढूंढ लो जो लॉयल भी है, ब्यूटीफुल भी है। ठीक है, तो बड़ा ही अनयूजुअल आप देख रहे हैं यहाँ पे जो उन्होंने सब्जेक्ट को लिया है। दैट इज वाई ही इज मेटाफिजिकल पॉइंट। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा कि जो हमें कुछ इम्पॉसिबल टास्क 7 इम्पॉसिबल टास्क हमें इस पॉइंट के अंदर बताए हैं जॉन डन ने। चलिए अब अपने को वो लिसनर जो उसका सुन रहा है ना उसकी बातों को, उसको वो चैलेंज दे रहा है कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो हो सकता है कि तुम उस वुमेन को ढूंढ लो। चलिए बढ़ते हैं अपने इसके नेक्स्ट स्टैंजा की ओर स्टूडेंट्स। हियर इज सेकंड स्टैंजा for you. If thou best born to strange sights, कहता है हो सकता है कि यदि तुम स्ट्रेंज साइट्स मतलब ऐसी पावर्स लेके तुम पैदा हुए हो कि तुम अजीब दृश्यों को भी देख सकते हो। स्ट्रेंज साइट्स का मतलब कि जो हम कॉमन इंसान नहीं देख सकता, तुम उन चीजों को भी देख सकते हो। और इवन थिंग्स इनविजिबल टू सी, और तुम उन चीजों को भी देख सकते हो जो दिखाई नहीं देती हैं। सपोज करो वो कहता है कि हो सकता है कि तुम ऐसी पावर्स लेके पैदा हुए हो, या जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे में ऐसी पावर्स थी कि तुम अजीब से अजीब चीज को देख सकते थे, या तुम उन चीजों को भी देख सकते हो जो चीजें दिखाई नहीं देती। तुम में ऐसी पावर्स हैं। ओके, राइड 10,000 डेज एंड नाइट्स। तो कह रहा है जाओ और तुम 10,000 दिनों तक यात्रा करते रहो। क्या कह रहे हैं? राइड 10,000 डेज एंड नाइट, 10,000 दिन रात तुम यात्रा करते रहो। टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, तब तक जब तक कि तुम्हारे जो सिर के बाल हैं वो बर्फ जैसे सफेद ना हो जाएं। ओके, अब यहां पे देखिए इस लाइन के अंदर राइड 10,000 डेज एंड नाइट्स, 10,000 दिन तक यात्रा करना। तो इसमें स्टूडेंट्स उसने हाइपरबल यूज किया है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है? हाइपरबल। हाइपरबल क्या होता है? अतिशोक्ति, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना, एग्जग्रेट करना किसी चीज को। तो यहां पे उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर बात को कहा है। ओके, तो कह रहा है तुम 10,000 दिनों तक यात्रा करते रहो जब तक कि तुम्हारे बाल ना सफेद हो जाएं। दाओ When thou returns will tell me, और कह रहा है कि जब तुम वापस आओगे तो तुम मुझे बताओगे। will tell me, देखिए will को उन्होंने will लिखा है तो यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश फॉर्म्स का यूज किया है। स्टूडेंट्स दाओ में क्या होता है? यू होता है, दाओ यू। तो यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश फॉर्म्स का भी जॉन डन ने यूज किया है। तो कह रहा है कि जब तुम वापस आओगे ना उस 10,000 दिन की यात्रा करने के बाद में, तो तुम आके मुझे बताना ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफेल दी। अब दी का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है? देखिए दाओ दाए दी का मतलब यहाँ पे यू, जो यू का थर्ड होता है ना जिसको अपने आइडियो कहते हैं। तो ये कह रहा है आके तुम मुझे बताना स्ट्रेंज वंडर्स, मतलब जो भी तुमने वहां पे स्ट्रेंज वंडर्स मतलब जो तुमने वहां पे सरप्राइजिंग चीजें देखी, या जो कुछ भी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि जिससे तुम बहुत आश्चर्यचकित हुए। ओके, तो तुम उन चीजों के बारे में जो तुमने वहां पे वंडर्स मतलब चमत्कार रास्ते में देखे, तुम आके उनके बारे में मुझे बताना। एंड स्वीयर, और कह रहा कि तुम्हें कसम है, एंड स्वीयर शपथ लेना, कसम खाना कि तुम झूठ मत बोलना, सच बताना। ओके, नो वेयर लिव्स अ वुमेन ट्रू एंड फेयर, और तुम्हें कसम है अगर तुमने झूठ बोला। ओके, और तुम मुझे आके यही बताओगे कि नो वेयर लिव्स अ वुमेन ट्रू एंड फेयर, कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे ऐसी औरत रहती है जो कि क्या है? वफादार भी है और सुंदर भी है। यहां पे आपको मैंने ग्राफिक दिखा रखा है टूटते हुए तारे का।
तो दूसरे स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स फिर वो हमें ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि तुम्हारे अंदर ऐसी पावर्स है कि तुम स्ट्रेंज साइड्स को देख सकते हो, तुम इनविजिबल चीज़ों को भी देख सकते हो, इनविजिबल जो होती है जिनको अपने देख नहीं सकते। और कह रहा है कि तुम 10,000 दिन रात यात्रा करते रहो और वहाँ से जब वापस आओगे तो मुझे बताना कि तुमने रास्ते में क्या क्या देखा, और तुम्हें कसम है कि झूठ मत बोलना, और तुम मुझे आके यही कहोगे कि मैंने सारा कुछ देख लिया पर मुझे क्या नहीं दिखाई दिया, एक औरत ऐसी नहीं मिली जो सुंदर भी है और वफादार भी है। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स इसका सेकंड स्टैंजा। अब हम चलते हैं इसके थर्ड एंड फाइनल स्टैंजा की ओर। ये रहा आपके लिए। तो इसमें कहता है इफ दाउ फाइंड्स वन लेट मी नो। कह रहा है कि यदि तुम्हें एक मिल भी जाती है, क्या मिल जाती है, एक ऐसी औरत जो वफादार भी है और ब्यूटीफुल भी है, लेट मी नो, तो तुम मुझे बताना। अगर तुम्हें ऐसी एक औरत मिल जाती है तो तुम आकर मुझे बताना। सच अ पिलग्रिमेज व स्वीट। अब देखिए पिलग्रिमेज स्टूडेंट्स क्या होता है, एक प्रकार का तीर्थ स्थल होता है, तीर्थ स्थान जहां पे लोग धार्मिक यात्रा नहीं करने जाते। ओके, व स्वीट, तो कह रहा है कि वो जगह तो वास्तव में मेरे लिए क्या होगी, मतलब एक तीर्थ यात्रा के समान होएगी, है ना, और बहुत ही स्वीट, बहुत ही मीठा एक मेरे लिए तीर्थ यात्रा होएगी। ओके, बहुत ही मधुर मेरे लिए तीर्थ यात्रा होगी, क्योंकि मैं तो ढूंढ रहा हूँ ऐसी औरत को जो ब्यूटीफुल भी है, लॉयल भी है, और तुम अगर दावा करते हो कि तुम्हें मिल गई है तो मैं उस स्थान पर जाऊंगा और मैं मानूंगा कि मैं एक धर्म यात्रा, तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ उस स्थान के लिए। ओके, वो तीर्थ स्थल है मेरे लिए, और कितना मीठा होगा वो। फिर कहता है येट डू नॉट आई वुड नॉट गो। कहता फिर भी मैं नहीं जाऊंगा, वो मना कर देता है, कहता मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? दाओ एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट। कहता भले ही वो औरत मेरे बगल के दरवाजे पर ही रहती हो, मतलब मेरे पास वाले घर में ही रहती हो, मैं फिर भी नहीं जाऊंगा उसके पास। पहले तो ये कह रहा है कि अगर तुम्हें वो औरत मिल जाती है तो उस स्थान पर मैं ऐसे मानूंगा कि वो तीर्थ स्थल है, मैं वहां पर यात्रा करूंगा। फिर कहता नहीं, मैं वहां पे जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है, कहता औरतों के बारे में, अगर वो मेरे पास वाले घर में भी रहती हो तो भी नहीं जाऊंगा मैं। क्यों? दाओ शी वर ट्रू व्हेन यू मेट हर। कह रहा है हो सकता है कि जब तुम उससे मिले थे तो तब वो बिल्कुल सही थी, मतलब वो उस लिसनर को कह रहा है जो उसको सुन रहा है, कहता हो सकता है कि जब तुम उससे मिले थे तो उस समय तो वो औरत सही थी। एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और तब तक भी वो सही थी जब तुमने मुझे उसके बारे में लेटर लिखा था, मतलब कि तुमने उस औरत को ढूंढा और तूने मुझे इन्फॉर्म कर दिया कि हाँ मुझे वो औरत मिल गई है, और तुमने मुझे लेटर में लिख के बता दिया। कहता तब तक तो ठीक थी वो, लेकिन क्या होगा बाद में, येट शी विल बी फॉल्स इरे आई कम 2 or 3। लेकिन कहता जब तक वो तुम्हारा लेटर मेरे पास पहुंचेगा तो मैं ये बात दावे से कहता हूं कि वो फॉल्स है, वो गलत हो जाएगी। क्यों? इरे आई कम 2 or 3, कि वो 2 या 3 लोगों को, लड़कों को अपना फ्रेंड्स बना चुकी होगी उस समय। कहता मैं ये दावे से कहता हूं, मैं इसलिए उस तीर्थ स्थल पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब तुम उसको ढूंढोगे और तुम मुझे उसके बारे में लेटर लिख के बताओगे कि हाँ मैंने ढूंढ ली है, और जब तक वो लेटर मेरे पास पहुंचेगा तब तक तो वो औरत 2 या 4 लोगों को अपने जाल में फंसा चुकी होगी और उनको अपना फ्रेंड बना चुकी होगी, मतलब वो क्या बन जाएगी, इनकॉन्स्टेंस, बेवफा बन जाएगी वो। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग पॉइंट समझ आई होगी और आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा जॉन डन का, स्पेशली फॉर यंग बॉयज। वो लिखते हैं, यंगस्टर्स के लिखते हैं कि यंगस्टर्स, आपने देखा होगा ना कि आजकल मॉडर्न एज के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो बॉयज़ हैं, वो लड़कियों के बारे में ये कहते हैं कि यार नहीं, लड़की ये बेवफा, इसने मेरे को धोखा दिया, इसने मेरे को चीट कर दिया। तो शायद उनकी फीलिंग्स को उस समय जॉन डन ने पढ़ा और अपनी पोइम के अंदर लिख दिया। ओके, तो आई होप कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पेशल चीज़ क्या है इस पॉइंट के बारे में। अगर आपने देखें स्पेशल चीज़ क्या है कि हर आपको स्टैंजा में 2 चॉप्ड लाइन्स मिलेंगी। ओके, आपको इस स्टैंजा में भी मिली है चॉप्ड लाइन्स, आपको इस स्टैंजा के अंदर भी क्या है, आपको चॉप्ड लाइन्स इसके अंदर मिली हैं। ओके, तो यहाँ भी आपने इन चॉप्ड लाइन्स को देखा है। ये इन्होंने स्ट्रक्चरल ब्यूटी इसके अंदर लाने की कोशिश की है और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है स्टूडेंट्स। ओके, जिसकी आप राइम स्कीम आपको मैं शुरू में बता चुका हूँ। राइम स्कीम इसकी आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या थी, ए बी सी सी डी डी डी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा है। ओके, तो मिलते हैं
एक नई पॉइंट के साथ, एक नए पॉइंट के साथ। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।